जय हिंद, जय भारत। आज हम हिस्ट्री ऑप्शनल सिलेबस हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए जो यूपीएससी क्लियर करते हैं, उनके लिए हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस विस्तार से देखेंगे। और साथ में हम इसके लिए जो बुक्स हैं, बेसिक बुक्स और फिर स्टैंडर्ड बुक्स, और यदि आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो नोट्स किस के पढ़ने हैं और जो कहाँ से प्रोवाइड होंगे, आपको ये सब कुछ विस्तार से आज बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको इसके लिए जो बुक्स हम हिंदी माध्यम से ऑप्शनल कवर करने के लिए यूज करते हैं, उसमें पहले हम 6 क्लास का एनसीईआरटी 6 क्लास की हम प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट करते हैं। वहाँ से हमारा बेस क्लियर होता है। और फिर हम ओल्ड एनसीईआरटी 11th क्लास रामचंद्र शर्मा की बुक कंप्लीट करते हैं। वहाँ से हमारा स्टैंडर्ड कवर होता है। और यदि हम और भी ज़्यादा विस्तार से हिस्ट्री को करना चाहते हैं तो इसके लिए हम मणिकांत सर के प्राचीन भारत के नोट्स पढ़ते हैं। और मध्यकालीन भारत के लिए हम 7th क्लास मध्यकालीन भारत कवर करते हैं। वहाँ से हमारा बेस क्लियर होता है। इसके बाद हम ओल्ड एनसीईआरटी सतीश चंद्रा की बुक पढ़ते हैं। वहाँ से हमारा स्टैंडर्ड कवर होता है। और उसके बाद हम और विस्तार से करना चाहते हैं तो मणिकांत सर के मध्यकालीन भारत के नोट्स कवर करते हैं। इससे आगे यदि हम आधुनिक भारत का जब हम कवर करते हैं तो 8th क्लास एनसीईआरटी कवर करते हैं। फिर हम स्टैंडर्ड बुक आधुनिक भारत की विपिन चंद्रा की बुक कंप्लीट करते हैं स्टैंडर्ड। और उससे आगे हम मणिकांत सर के नोट्स कवर करते हैं। और विश्व इतिहास के लिए हम बेस अपना 9th और 10th क्लास से कवर करते हैं। और स्टैंडर्ड हम यहाँ फिर तो जैन एंड माथुर की बुक पढ़ते हैं, जहाँ फिर हम मणिकांत सर के नोट्स कवर कर सकते हैं। यह आपके लिए ऑप्शनल है, आप इनमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज हिंदी माध्यम बच्चों के लिए यदि वो हिस्ट्री रखते हैं ऑप्शनल अपना, तो उनके लिए जो सामग्री है वो हमने आपको बता दी है। और आज हम इसका विस्तार से इसके सिलेबस का अध्ययन करेंगे। आपको पता है कि जो हिस्ट्री ऑप्शनल होता है उसमें हम वह 500 नंबर का होता है। और इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर 250 नंबर का और दूसरा पेपर भी 250 नंबर का होता है। और इसमें पहले पेपर में मध्यकाल प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत आता है। और जो सेकंड पेपर होता है उसमें हमारा आधुनिक भारत और विश्व इतिहास आता है। तो पहले हम फर्स्ट प्रश्न पत्र देखेंगे। इसमें प्राचीन भारत है तो पुरातात्विक स्रोत। स्रोत का मतलब, पहला जो टॉपिक दिया हुआ है स्रोत, स्रोत का मतलब है कि जब हमने इतिहास लिखना, अपने भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास लिखना शुरू किया, प्रारंभ किया, तो हमें वो इतिहास लिखने के लिए स्रोत तो चाहिए। तो वो स्रोत कौन कौन से यूज किए जिससे आज इतनी बड़ी बड़ी बुक्स बन चुकी हैं। मध्यकालीन भारत के लिए अलग है, प्राचीन भारत के लिए अलग है, और आधुनिक भारत के लिए और विश्व इतिहास के लिए वह तो अलग है। तो इन बुक्स को लिखने के लिए कौन कौन से स्रोत यूज किए गए। तो सामान्य 2 तरह के स्रोत होते हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरे होते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब है जो प्राचीन समय से जो हमें ग्रंथ वगैरह मिले हैं, वो हो गया साहित्यिक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत वो होते हैं जो हमें उत्खनन से मिले हैं। जैसे हमें यदि हम जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का हमने खोज की, वहाँ हमने जब क्षैतिज उत्खनन और ऊर्ध्वाधर उत्खनन किया तो वहाँ से हमें बहुत से लगभग सभ्यता मिली, पूरी नगर सभ्यता बसी हुई वहाँ मिली, भी वहाँ थी किसी समय सभ्यता। और वहाँ से मृद भांड और वहाँ से और भी बहुत से साक्ष्य मिले हैं। तो ये क्या है, जो स्रोत हैं कौन से, पुरातात्विक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत जो हमें लिखित रूप में मिले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक दिया हुआ है स्रोत। स्रोत कौन कौन से, पुरातात्विक स्रोत, अन्वेषण, उत्खनन, पुरालेख विद्या, मुद्राशास्त्र, स्मारक, साहित्यिक स्रोत। अन्वेषण का मतलब आपको पता है, रिसर्च करना।
उत्खनन, क्षैतिज उत्खनन या ऊर्ध्वाधर उत्खनन। पूरा लेख भी मतलब कि पुराने जो हमें लेख लिखे हुए मिले हैं वो। मुद्रा शास्त्र, आपको पता होगा प्राचीन काल में हमारे मुद्राएं थी और उन पर लेख वगैरह भी लिखित थे, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन अभी तक उसके वो क्या है भी जो उनकी लिपि है वो पढ़ी नहीं गई है। स्मारक आपको पता होगा, जैसे कोई भी हम स्मारक बनाते हैं। और साहित्यिक स्रोत मैंने आपको बता दिया। स्वदेशी, प्राथमिक एवं द्वितीयक। अब कविता, विज्ञान, साहित्य, प्राचीन भारत में क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य क्या था अलग अलग क्षेत्रों में, और धार्मिक साहित्य वहाँ का क्या था, जैसे आज का धर्म है वैसे तब का धर्म क्या था, और वहाँ का जो धार्मिक साहित्य जो हमें मिला है वो क्या है। आगे है विदेशी वर्णन। हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन समय से ही बहुत से विदेशी जो पर्यटक हैं वो आते जाते रहे हैं। जैसे यूनानी आए हैं, चीनी आए हैं, अरब लेखक आए हैं। तो जब वो आए हैं भारत में तो उन्होंने हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में क्या क्या देखा, उन्होंने जो देखा वो उन्होंने लिखा है, और हमें विदेशी स्रोत भी मिलते हैं हमारा प्राचीन भारत कवर करने के लिए। अगला टॉपिक है प्रागैतिहासिक एवं आद्य इतिहास। प्राग का मतलब है सबसे प्राचीन, और आद्य का मतलब है उससे आगे का। तो इसके भूगोलिक कारक शिकार एवं संग्रहण, पुरापाषाण मध्यकालीन युग, कृषि का आरंभ, नवपाषाण ताम्रपाषाण युग। जैसे कि जब हम प्राचीन भारत कवर करते हैं तो सबसे पहले पुरापाषाण युग आता है। युगों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण युग होता है, फिर हमारा पुरापाषाण जो प्रारंभिक काल है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग और नवपाषाण या उच्च पाषाण युग। पाषाण का मतलब है पत्थर और पुरा का मतलब है प्राचीन। तो जो प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा गया और उसे हम 3 क्षेत्रों में बांटकर पढ़ते हैं। आगे जो आता है वो आता है ताम्रपाषाण युग, और ताम्रपाषाण युग के आगे हमारा मध्यकालीन भारत शुरू हो जाता है। तो इस टॉपिक में प्राचीन भारत के बारे में दिया गया है कि उसके भौगोलिक कारक क्या थे, उनका वह खाद्य सामग्री अपना जीवन यापन कैसे करते थे। तो और पुरापाषाण काल को मतलब कि प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा गया, पुरापाषाण, मध्यपाषाण। कृषि का आरंभ कैसे हुआ, क्या वो कंदमूल या शिकार पर ही निर्भर रहे, या फिर उन्होंने कृषि का आरंभ कैसे किया, उनका विकास कैसे हुआ धीरे धीरे। और फिर नवपाषाण एवं ताम्रपाषाण युग सेकेंड टॉपिक है। अगला टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। उद्गम सिंधु घाटी सभ्यता का कैसे हुआ, एक जगह पर मानव ने रहना कैसे शुरू कर दिया। पहले पुरापाषाण युग था जब वह मानव शिकार और कंदमूल संग्रह पर निर्भर था। उसके बाद मध्यपाषाण युग आता है। मध्यपाषाण युग में वह थोड़ा उपकरण, पत्थरों के उपकरण थोड़ा सा अपने दिमाग को लगाकर बनाने लगता है, और धीरे धीरे मध्यपाषाण युग में क्या होता है कि जो 12,000 साल पहले अचानक गर्मी बढ़ने लगती है, और गर्मी बढ़ने से क्या होता है कि मैदानों में घास फूस बढ़ने लगता है, जिससे कि जो पालतू जानवर हैं जैसे भैंस, गाय, बकरी, ये भी इनको जो चारा है वो मैदानों में जब मिलने लगता है घास फूस, तो वो भी एक जगह पर रहने लगते हैं। और धीरे धीरे मानव को, जो आरंभिक मानव था, उसे पता चलने लगता है कि हम इनको पालतू बना सकते हैं, और वो उनको पालतू बनाते हैं और उनसे वह दूध वगैरह लेते हैं और साथ में उनके मांस का भी उपभोग करते हैं। तो मध्यपाषाण युग में आकर उन्होंने क्या कर लिया था कि जो पशु होते हैं पालतू, उनको बनाना सीख लिया था, और शिकार और कंदमूल पर निर्भर रहते थे अपने जीवन यापन के लिए। नवपाषाण युग में आकर थोड़ा सा और वो उनका विकास होता है, और वो कृषि के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने लगता है। जैसे कि जब 12,000 साल पहले जब अचानक पृथ्वी पर गर्मी बढ़ने लगी तो इसके घास फूस के साथ साथ थोड़े जौ और गेहूं आदि भी उत्पन्न होने लगा था। तो उन्होंने गेहूं और जौ की ऋतुओं को समझा, उनके ऋतुओं के अनुसार उन्हें समझा कि कैसे मौसम परिवर्तन होता है, किस समय घास फूस तेजी से बढ़ती है, और किस समय जानवर वगैरह एकत्रित होते हैं घास के मैदानों में। तो उन्होंने जो
सारी गतिविधियां समझने की कोशिश की नवपाषाण युग तक। अब जब आगे वो आते हैं तो पहले वो पत्थरों पर और थोड़ा बहुत कृषि पर और शिकार पर निर्भर रहते थे, कंदमूल पर, इतना ही उनका जीवन यापन करने का तरीका था। अब आगे क्या होता है वो धीरे-धीरे स्थायी निवास करने लगते हैं और फिर तीसरा टॉपिक जैसे कि दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता, तो फिर एक जगह पर रहना वो शुरू करते हैं। उन्हें खेती का ज्ञान हो चुका था, उन्होंने पशुओं को पालतू बनाना सीख लिया था, उन्हें ऋतुओं का ज्ञान हो चुका था, उन्होंने कृषि करना भी सीख लिया था। तो इतना जब मानव का विकास हो चुका था, तो फिर उन्होंने एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया और तब से सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ? उद्गम हुआ। जैसे कि तीसरा टॉपिक दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम कैसे हुआ? इसका काल कब से कब तक रहा? तो लगभग 1900 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह पतनोन्मुख हो चुकी थी और इसका विस्तार इतने बड़े क्षेत्र में हुआ, कितने बड़े क्षेत्र में हुआ, कैसे हुआ, ठीक है? और इस सभ्यता की विशेषताएं क्या थी, फिर इसका पतन कैसे हो गया, फिर अस्तित्व एवं इसका महत्व क्या है और कला एवं इसके स्थापत्य कला कैसी है। जैसे कि हम जानते हैं कि इसकी जो मुद्रा है, इसे हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं और इनके समय में बहुत बढ़िया स्मारक भी थे जो इन्होंने बनाए हुए हैं और इनकी जो मुद्रा थे उन पर भी लेख लिखित हैं जो कि हम अभी तक पढ़ नहीं पाए। तो तीसरा टॉपिक ये है। चौथा टॉपिक है महापाषाण युगीन संस्कृतियां। महापाषाण युगीन संस्कृतियां का मतलब है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो सिंधु घाटी में ही थी, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उसके समकालीन दूसरे स्थानों पर क्या था, वह है महापाषाण युगीन संस्कृतियां। सिंधु से बाहर पशुचारण कैसे था एवं कृषि संस्कृतियों का विस्तार कैसे हुआ, सामुदायिक जीवन का विकास उनका कैसा था और बस्तियां कैसी थी, उन्होंने कृषि का विकास कैसे किया, उनका शिल्प क्रम जैसे कि उपकरण वगैरह बनाते हैं वो कैसे था, उनके मृद भांड कैसे थे एवं लोहा उद्योग उनका कैसा था। अगला टॉपिक है आर्य एवं वैदिक काल। जब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होगी, उनके समकालीन महापाषाण संस्कृतियां थी, जब वो धीरे धीरे उनका पतन होने लगा तो उसके बाद आर्य एवं वैदिक युग आने लगता है। भारत में आर्यों का प्रसार हुआ और वैदिक काल, धार्मिक एवं दार्शनिक साहित्य उन्होंने लिखा। ऋग्वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल तक हुए रूपांतरण बताने हैं हमें सारे के सारे। हमें पता है कि जो ऋग्वेद हैं, सामवेद हैं, अर्थवेद हैं, यजुर्वेद हैं, ये सब लगभग 1500 ईसा पूर्व में लिखे गए थे। जब मैंने आपको बताया कि 1900 ईसा पूर्व तक क्या हो रहा था, भी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो चुका था और उसके बाद हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में आर्यों का विस्तार होने लगा था और उन्होंने अपनी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अलग अलग स्थितियां और उनका साहित्यिक, धार्मिक जो उनका साहित्य था वो अलग अलग था और उन्होंने ग्रंथ लिखे जो कि मैंने आपको अभी बताए। तो टॉपिक वैदिक पर ही आधारित है और वैदिक के बारे में पूछा गया है। धार्मिक एवं सांत्रिक साहित्य, दार्शनिक साहित्य उनका ऋग्वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल तक हुए रूपांतरण बताने हैं। उनकी राजनीतिक स्थिति बतानी है, सामाजिक स्थिति बतानी है, आर्थिक उनका जीवन बताना है। वैदिक युग का महत्व क्या था, जैसे कि आपको पीछे सिंधु घाटी सभ्यता का महत्व पूछा गया है और राजतंत्र उनका है, वर्ण व्यवस्था का क्रम विकास। अब देखो पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता तक तो हमें कोई प्रमाण, ऐसा ठोस प्रमाण नहीं मिलता है कि वहां पर वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन बाद में क्या आने लगा है भी जब आर्यों का भारतीय महाद्वीप में विस्तार हुआ तो हमारे जहाँ वर्ण व्यवस्था का भी विकास होने लगा। वर्ण व्यवस्था का मतलब है लोगों को, जो भारतीय उपमहाद्वीप में लोग रहते थे उसको 4 भागों में बांट दिया गया था। पहला भाग ब्राह्मण, जिनका काम होता था, जिनका पुरोहित का काम होता था। दूसरा का भाग क्षत्रिय, क्षत्रिय लोगों का शासन करना या प्रशासन चलाना, जैसे कि लड़ाई करना उनका काम होता था। तीसरा आता है हमारा वैश्य, वैश्य का मतलब है पशुचारण करना, व्यापार वगैरह करना, ये उनका काम होता था। और चौथा जो हमारा वर्ण था वो था शूद्र और उसका काम ऊपर के तीनों वर्णों की क्या था, सेवा करना था। तो ये क्या पूछ रहे हैं कि अचानक सिंधु घाटी सभ्यता के बाद उनका पतन जब हो गया तो उसके बाद आर्य काल में वर्ण व्यवस्था का विकास होने लगा। एक नया टॉपिक इसमें जुड़ जाता है, वर्ण व्यवस्था। धीरे धीरे परिवर्तन आता है। किसी भी
जगह के इतिहास को अच्छी तरह जानने के लिए हमें वहाँ के 4-5 जो होते हैं ना मेन टॉपिक्स को 360 डिग्री कवर करना होता है। तो सबसे पहले हमें वहाँ की सामाजिक उनका उद्गम देखना होता है, ठीक है? और फिर हमें उसकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, उनका प्रशासन वगैरह कैसे चलता था और तब स्त्री की दशा कैसी थी और तब कृषि का विकास कैसा था, हमारे हमारे अन्य देशों के साथ के साथ हमारे संबंध कैसे थे, हमारा व्यापार कैसे चलता था और हमारे व्यापार में उन्नति थी या फिर उन्नति नहीं थी। और इसके साथ ही इसमें हमारे जो स्मारक वगैरह आते हैं कि तब हमारे विज्ञान की स्थिति क्या थी, हमारे जहाँ नई-नई जो अन्वेषण जो खोजें हो रही थी, क्या नहीं हो रही थी, भाषा क्या एक ही थी, जहाँ अलग-अलग क्षेत्रीय भाषाएँ थी, जो हमारे शासक हैं, उन्होंने कैसे मजबूत किया, मतलब कि पूरे उपमहाद्वीप को जोड़ने का प्रयास किया आदि वगैरह के आज ये टॉपिक्स आते हैं। तो इन टॉपिक्स को क्या करना होता है, अभी 360 डिग्री कवर करना होता है और ऐसे टॉपिक क्या दिए गए हैं हमारे यूपीएससी ऑप्शनल में दिए गए हैं। सीधा टॉपिक देंगे और उसके बारे में उनका उद्गम पूछ लेंगे, फिर उनकी विशेषताएं पूछेंगे, उनका महत्व पूछेंगे, उनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, स्त्री की स्थिति पूछेंगे, फिर कृषि का विस्तार पूछेंगे, फिर हमारे दूसरे देश के साथ संबंध पूछेंगे, फिर हमारे कृषि का विस्तार और ये सारे टॉपिक्स कवर करने होते हैं। और इससे ही सिलेबस दिया हुआ है, यदि आप ध्यान से देखें तो हमारी धार्मिक स्थिति के बारे में, साहित्य के बारे में, हमारे मतलब कि स्मारक वगैरह, हमारी स्थापत्य कैसी थी, हमारी चित्रकला कैसी थी, उनके बारे में विस्तार से हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो आर्य कंप्लीट हुआ 5वां टॉपिक। इसके बाद आता है महाजनपद काल। अब धीरे धीरे जब इतना कुछ हो गया था आर्य के विस्तार के साथ, तो उसके बाद महाजनपद बनने लगे। कबीले जो थे, जो पहले कबीले थे, जो एक कबीले जो समूह में, जो संघ में रहा करते थे, वो अब धीरे धीरे बड़े बड़े जनपदों में, पहले जन था, फिर जनपद, फिर महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। अब महाजनपदों का निर्माण कैसे हुआ, गणतंत्रीय राजतंत्रीय नगर केंद्रों का उद्गम कैसे हुआ। अब नगर बनने लगे जहां पर कृषि नहीं होती थी, कृषि आसपास के गांव के लोग करते थे और वो शहर में रहने वाले लोगों के लिए उनको खाद्य सामग्री उपलब्ध कराते थे और बदले में उनके द्वारा जो शिल्प वगैरह होते थे, जो उपकरण बने होते थे, वो लेते थे। व्यापार कैसा था, व्यापार मार्ग कैसे थे, हमारे आर्थिक विकास कैसे, टंकन सिक्का ढलाई क्या थी, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में आपको पता ही है कि लगभग 500 ईसा पूर्व की जो कहानी है इनकी। मगधों एवं नंदों का उद्गम कैसे हुआ, मगध साम्राज्य आपको पता होगा, और नंदों का उद्गम कैसे हुआ विस्तार से दिया हुआ है। पहले जो हमारे पुरापाषाण युग था, उसके बाद मध्यपाषाण युग आता है, उसके बाद नवपाषाण या उत्तरपाषाण युग आता है, उसके बाद हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार होता है। उसके बाद धीरे धीरे जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है तो हमारे क्या आते हैं, आर्यों का विस्तार होने लगता है। जो आर्यों का विस्तार होने लगता है साथ में वर्ण व्यवस्था भी आती है, वर्ण व्यवस्था आती है और साथ में क्या होता है, हमारे जहाँ जन बनने लगते हैं, फिर जनपद और फिर महाजनपद बन जाते हैं। फिर महाजनपदों को ही एक महाजनपद का नाम, जैसे मगध साम्राज्य फैलने लगता है। और फिर ठीक है, इनके बारे में बताया गया। आगे है ईरानी एवं मकदूनियाई आक्रमण एवं उनके प्रभाव। इसी काल में हमारे क्या हुआ था, भी आक्रमण हुआ था हमारे यहाँ, तो उसकी इस आक्रमण के बारे में, इसके प्रभाव पूछेंगे। ईरानी मकदूनिया आक्रमण कैसे हुआ, इसका प्रभाव पूछेंगे। हमारी राजनीतिक सामाजिक स्थिति पर और आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में ये पूछेंगे। अगला है मौर्य साम्राज्य कैसे फैला। तो सभी लगभग 16 जनपद थे और उनमें से मौर्य साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य था और वो अपने चारों ओर के साम्राज्य को अपने में समाहित करता जा रहा था। तो धीरे धीरे साम्राज्य का फैलाव होता जा रहा था, यानी विस्तार होता जा रहा था। तो आगे के आगे जो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में क्या हुआ कि सबसे शक्तिशाली बन गया मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में एक पूरा टॉपिक दिया हुआ है 7, अब इसके बारे में हमें कंप्लीट करना है। मौर्य साम्राज्य की नींव कैसे ढली,
फिर इसके शासक जो हैं चंद्रगुप्त और कौटिल्य जो उनके दरबार में था, उन्होंने क्या लिखा? अर्थशास्त्र लिखा। तो आपको पता है कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र बुक है, उनकी बुक से भी हमें जो साहित्यिक स्रोत है एक और इससे भी हमें बहुत सी जानकारी मिलती है। अब उसके बाद अशोक धर्म की संकल्पना, धर्मोपदेश अशोक का आपके बारे में पता होगा कि उन्होंने क्या कर दिया था, कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने अपना हृदय परिवर्तित कर लिया था और उन्होंने धर्म का प्रसार करना शुरू कर दिया था। उनके समय में राज व्यवस्था कैसी थी, उनका प्रशासन कैसा था, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, उनकी कला कैसी थी, उनकी स्थापत्य मूर्ति शिल्प कैसी थी, विदेशी संपर्क कैसे था, धर्म का प्रसार कैसा था, साहित्य साम्राज्य का विघटन कैसे हो गया, शुंग एवं कर्ण मौर्य साम्राज्य के बाद कैसे आ गए। आपको पता होगा कि इसमें सारे टॉपिक्स, कोई भी होता है ना, जैसे हमें टॉपिक दिया है, जैसे मौर्य साम्राज्य में दिए हुए, हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में 360 डिग्री कवर करना है, तो हमें उनकी स्थितियों के बारे में, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, उनकी कला, उनकी स्थापत्य, उनकी मूर्ति शिल्प कैसा था और उनका विदेशी संपर्क कैसा था, धर्म कैसा था, वहाँ का साहित्य और फिर उनका विघटन कैसे होगा और उसका महत्व, ये टॉपिक हमें क्या करने होते हैं? कवर करने होते हैं। मौर्य साम्राज्य के बाद आता है मौर्य साम्राज्य का जब विघटन हो जाता है तो उसके बाद शुंग एवं कर्ण आते हैं। उसके बाद आता है हमारा उत्तर मौर्य काल। उत्तर मौर्य काल का मतलब है कि मौर्य काल के बाद का समय, उसके बाद का काल। यूनानी भारत में क्या था? भारत, यूनानी, शंख, कुषाण और पश्चिम क्षत्र। अब क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी और पश्चिमी, अलग अलग क्षेत्रों में क्या होता है, भी अलग अलग साम्राज्य फैलने लगते हैं। तो बाहरी विश्व से संपर्क, हमारा नगर केंद्रों का विकास कैसे हुआ? पहले तो एक ही जगह पर था ना नगरीय जो हमारी व्यवस्था थी, पहले सिंधु घाटी सभ्यता में थी और फिर हमारी मौर्य साम्राज्य में थी। अब आगे हमारे नगर केंद्रों, मतलब अनेक केंद्रों का विकास होने लगता है। और हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, उसके बाद में जो अलग अलग हमारे अलग अलग क्षेत्रों में की अर्थव्यवस्था, टंकण धर्मों का विकास बताना है। महायान वही जो धर्म 500 ईसा पूर्व पहले जो धर्म शुरू हुए थे, उसी का आगे का वो उनमें थोड़ा बदलाव आता है और उनकी स्थिति बतानी है, महायान का मतलब है। और हमारी सामाजिक दशाएं और फिर वही कला, स्थापत्य, संस्कृति, साहित्य और विज्ञान आदि के बारे में बताना है। अब आगे आता है 9 पॉइंट जो है प्रारंभिक राज्य एवं समाज। पूर्वी भारत एक मत ही मान लो कि क्षेत्रीय और दक्कन मध्यकालीन, मध्य हमारा जो भारत था, और दक्षिण भारत में अब ये 3 क्षेत्र दिए हैं। पूर्वी आ जाएगा, दक्कन मतलब कि मध्य आ जाएगा और दक्षिणी आपको पता है। तो खारवेल, सातवाहन समकालीन तमिल राज्य, उनका प्रशासन, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी भूमि अनुदान, टंकण, व्यापारिक श्रेणियां एवं नगर केंद्र, बौद्ध केंद्र, संगम साहित्य, संस्कृति, कला एवं स्थापत्य। 3 क्षेत्र दिए हुए हैं, उनकी स्थितियां बतानी है और उनमें जो साम्राज्य फैले हुए थे वो उनके बारे में 360 डिग्री कवर करना है। आगे आता है हमारा गुप्त वंश, वाकाटक एवं वर्धन वंश। अब इनके बाद जो ये वंश फैलते हैं, इनका उद्भव होता है, तो इनकी राज व्यवस्थाएं, प्रशासन बताना है, आर्थिक दिशाएं, जो मैंने पहले आपको बताया है 4-5 टॉपिक वहीं कवर हो रहे हैं। गुप्तकालीन टंकण, भूमि अनुदान, नगर केंद्रों का पतन, भारतीय सामंतशाही, अब इसमें नए टॉपिक जाति प्रथा आ गई है, स्त्री की स्थिति बदतर होने लगी है, शिक्षा शैक्षिक संस्थाएं कैसी थी, नालंदा, विक्रमशिला एवं वल्लभी, साहित्य, विज्ञान, कला एवं स्थापत्य। गुप्तकालीन क्षेत्रीय राज्य, क्षेत्रीय जैसे आजकल अलग अलग स्टेट मान लो भारत के, वैसे क्षेत्रीय। कतम वंश, पल्लव वंश, बदमी का चालुक्य वंश, उनकी राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, उनकी व्यापारिक श्रेणियां, साहित्य, वैष्णव एवं शैव धर्म, वैष्णव मतलब की विष्णु भगवान, शैव मत की शिवजी भगवान का आदि, तमिल भक्ति आंदोलन, शंकराचार्य, वेदांत, मंदिर संस्थाएं एवं मंदिर स्थापत्य, जो मंदिरों का प्राचीन समय में निर्माण हुआ था वो मंदिर स्थापत्य,
पाल वंश, सैन वंश, राष्ट्रकूट वंश, परमार वंश, इनकी राजव्यवस्था, इनका प्रशासन कैसा था, इनके सांस्कृतिक पक्ष बताइए। सिंध के अरब विजेता अलबुरिनी अलबरूनी, कल्याण का चालुक्य वंश, चोल वंश, होयसल वंश, पांड्य वंश, इनकी राज्य व्यवस्था, इनका प्रशासन, स्थानीय शासन, कला एवं स्थापत्य का विकास, धार्मिक संप्रदाय, मंदिर का मठ, संस्थाएं, अग्रहार वंश, शिक्षा का साहित्य, अर्थव्यवस्था, शिक्षा एवं साहित्य, अर्थव्यवस्था एवं समाज। प्रारंभिक भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के प्रतिपाद्य, इसमें भाषाएं एवं मूल ग्रंथ, कला एवं स्थापत्य के क्रम विकास के प्रमुख चरण, प्रमुख दार्शनिक चिंतक एवं शाखाएं, विज्ञान गणित के क्षेत्र के विचार। ये टॉपिक आपके खुद ब खुद कंप्लीट होते जाएंगे जब आप बेसिक से लेकर मतलब कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कि मणिकांत सर के नोट्स आदि पर पहुंचोगे तो ये टॉपिक आपके तब तक कवर हो जाएंगे और आपको खुद यकीन हो जाएगा कि ऑलरेडी हमारे टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं। और जब आप ओल्ड पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके क्वेश्चन कवर हो रहे हैं मेंस के जब आप देखोगे। अब आता है मध्यकालीन भारत। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत 750 ईसा से लेकर 1250 ईसा। अब पूर्व नहीं है, अब ईसा है, मतलब कि ईसा मसीह के बाद का समय। तो राजव्यवस्था बतानी है किसकी? उत्तर भारत एवं प्रायद्वीप में प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम, राजपूतों का उद्गम एवं इसका उदय बताना है। ठीक है, उत्तरी भारत का सारा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। चोल वंश, इनका प्रशासन, इनकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं समाज बताना है और भारतीय सामंतशाही बतानी है। कृषि अर्थव्यवस्था बतानी है कैसी थी, नगरीय बस्तियां बतानी है, व्यापार एवं वाणिज्य बताना है, इनका समाज, ब्राह्मण की स्थिति एवं नई सामाजिक व्यवस्था। जो नई सामाजिक व्यवस्था मतलब सामाजिक स्थिति जो पहले थी उसमें बदलाव आ रहा था उसके बारे में बताना है। स्त्री की स्थिति यहाँ भी बतानी है। भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा था जहाँ फिर इनका पतन हो रहा था, इसके बारे में बताना है। भारत की सांस्कृतिक परंपरा समय दिया हुआ है 750 ईसा से लेकर 1200 ईसा तक। दर्शन शंकराचार्य, वेदांत, रामानुज एवं फिर आगे धर्म आता है। धर्म के स्वरूप एवं विशेषताएं, तमिल भक्त संप्रदाय, भक्ति का विकास, इस्लाम एवं भारत में इसका आगमन, सूफी मत। इस्लाम मत की जो मध्य एशिया से नए धर्म आने लगते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा नए धर्म का प्रवेश होने लगता है भारत में, जैसे इस्लाम धर्म हो गया और आगे सूफी संत आते हैं। और साहित्य बताना है, संस्कृत साहित्य, तमिल साहित्य का विकास कैसे हुआ और नव विकासशील भाषाएं जो नई भाषाएं उभर रही थी वो बताना है, उनका साहित्य। कलहन की राजरंगिनी जो जम्मू कश्मीर का टॉपिक है सारा, और अल ब्रूनी का इंडिया। कला एवं स्थापत्य बतानी है, मंदिर स्थापत्य कैसी थी, मूर्ति शिल्प कैसी थी और चित्रकला कैसी थी। अब आता है हमारे 13वीं शताब्दी। ईसा पश्चात 12 शताब्दियां पूरी होने के बाद 13वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप कैसा था? दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी थी। मानव विकास करते हुए अब क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई है। गौरी के आक्रमण हुए हैं। गौरी की सफलता के पीछे के कारण कि 13वीं शताब्दी में जो विदेशी आक्रमण गौरी का हुआ है उसकी सफलता के पीछे कारण क्या थे और उसका आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम क्या हुआ। दिल्ली सल्तनत की स्थापना है। प्रारंभिक तुर्क सुल्तान, दृढ़ीकरण इल्तुतमिश और बलबन का शासन। अब केंद्रीय व्यवस्था शुरू हो चुकी थी। केंद्र से एक बड़े क्षेत्र पर शासन होना शुरू हो चुका था। अब आता है 14वीं शताब्दी, खिलजी क्रांति। अलाउद्दीन खिलजी विज्ञान क्षेत्र, अलाउद्दीन खिलजी जब शासक था भारतीय उपमहाद्वीप में तो विज्ञान एवं क्षेत्र प्रसार कैसा हुआ, कृषि एवं आर्थिक उपाय क्या हुए। मोहम्मद तुगलक अगला शासक, प्रमुख प्रकल्प इसके क्या थे, इसने कृषि उपाय, कृषि का विकास करने के लिए क्या उपाय सुझाए, जहाँ उन पर प्रयोग किए। मोहम्मद तुगलक की अफसरशाही आएगी। अगला शासक फिरोज तुगलक, इसने कृषि उपाय क्या किए, सिविल इंजीनियरिंग एवं लोक निर्माण में उपलब्धियां इसकी क्या थी। सल्तनत का पतन कैसे हुआ, विदेशी संपर्क हमारे तब तक कैसे थे और इन्होंने विदेशी संपर्कों में क्या बढ़ोतरी की जहाँ फिर गिरावट हुई। और इनका वर्णन,
आगे आता है 13वीं में 14वीं शताब्दी का हमारा समाज, हमारी संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था। पहले शासकों के बारे में बताया गया है और शासकों ने जो अपने शासन काल में काम किए उसके बारे में टॉपिक दिए हुए हैं जो हमें कवर करने हैं। अब 13वीं और 14वीं शताब्दी के हमारे समाज कैसा था, हमारी संस्कृति कैसी थी और हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी। समाज, ग्रामीण समाज की रचना, शाही वर्ग, नगर निवासी स्त्री, ग्रामीण वर्ग, सल्तनत के अंतर्गत जाति एवं दास प्रथा, देखो नया दास प्रथा भी थी, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। अब हमारी संस्कृति, फारसी साहित्य, उत्तर भारत की क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य, दक्षिण भारत की भाषाओं का साहित्य, सल्तनत, स्थापत्य, नए स्थापत्य रूप, चित्रकला आदि। अब आती है हमारी अर्थव्यवस्था, 13वीं 14वीं शताब्दी की अर्थव्यवस्था। कृषि उत्पादन, नगरीय अर्थव्यवस्था एवं कृषितर उत्पादन का उद्भव, व्यापार एवं वाणिज्य है। आगे आता है 15वीं एवं प्रारंभिक 16वीं शताब्दी, 2 सदियां दी हुई हैं। और राजनीतिक घटनाक्रम एवं अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में पूछा है। प्रांतीय राजवंशों का उदय कैसे हुआ, जैसे बंगाल, कश्मीर, गुजरात, मालवा, बहमनी, अलग अलग प्रांत, इनका राजवंशों का उदय कैसे हुआ। विजयनगर साम्राज्य कैसे फूला, लोधी वंश जो केंद्र में था। मुगल साम्राज्य पहला चरण, बाबर और हिमायू जो शासक आते हैं। सूर साम्राज्य बीच में आता है, चाणक्य, शेरशाह जी एक अफगान था, शेरशाह पर शेरशाह का प्रशासन होता है। पुर्तगाली औपनिवेशिक प्रतिष्ठान, तब तक हमारे जहां विदेशी जो थे वो भी प्रवेश करने लगते हैं। 15वीं एवं प्रारंभिक 16वीं शताब्दी का समाज और संस्कृति कैसी थी। क्षेत्रीय सांस्कृतिक विशिष्टताएं, साहित्यिक परंपराएं, प्रांतीय स्थापत्य, विजयनगर साम्राज्य का समाज और उसकी संस्कृति, साहित्य और उसकी कला। कर्नाटक वाले क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य फैला हुआ था। अब आता है अकबर। केंद्रीकरण, केंद्रीय स्थिति में अकबर शासक के बारे में पूछा है कि इसने विजय कैसे प्राप्त की, साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण कैसे किया, जागीरें व मनसब व्यवस्था की जो इसने स्थापना की थी उसके बारे में, इसकी राजपूत नीति कैसी थी, राजपूतों के प्रति व्यवहार कैसा था, धार्मिक सामाजिक दृष्टिकोण का विकास कैसे हुआ, इसके समय में सुलह कुल का सिद्धांत क्या था, धार्मिक नीति क्या थी, कला एवं प्रौद्योगिकी को राजदरबारी संरक्षण कहाँ तक किस तरह दिया गया अकबर के द्वारा। तो एक शासक दिया हुआ है और उसके बारे में 360 डिग्री टॉपिक कंप्लीट जो दिए हुए हैं वो हमें करने हैं। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य, इसके बाद अकबर के बाद जो शासक आते हैं जैसे जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की प्रमुख प्रशासनिक नीतियां क्या थी। 3 शासक दिए हैं, उनकी प्रशासनिक नीतियां पूछी हैं। साम्राज्य एवं जमींदार पूछा है इनका। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की धार्मिक नीतियां पूछी हैं। मुगल राज्य का स्वरूप कैसा था तब जब इनके शासन में। उत्तर 17वीं शताब्दी का संकट एवं विद्रोह। अहोम साम्राज्य, शिवाजी, प्रारंभिक मराठा साम्राज्य जो कि हमारे कर्नाटक वाले क्षेत्र में जो फैल रहा था धीरे धीरे, इसके बारे में। केंद्र में है जो शासक जो जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, शेर शाह, ये जो सारे थे ना, हुमायूं, और इसके जो पीछे थे वो भी केंद्र दिल्ली केंद्र वाले क्षेत्र में आते हैं। और जो आसे पासे जो अहोम और जो शिवाजी साम्राज्य जो केंद्र से बाहर इनका विस्तार हो रहा है। 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में अर्थव्यवस्था एवं समाज कैसा था, जनसंख्या कैसी थी, किस तरह की बढ़ोतरी हो रही थी, या फिर अकाल, भुखमरी आदि से जनसंख्या घट रही थी, ठीक है। और कृषि उत्पादन, हमारे शिल्प जैसे उपकरण वगैरह बनाते हैं वो कहाँ तक हमारे विकास हो चुका था। नगर, डच अंग्रेजों का फ्रांसीसी कंपनियों के माध्यम से यूरोप के साथ वाणिज्य व्यापार क्रांति, हमारे विदेशों के साथ दिन ब दिन हमारा जो व्यापारिक संपर्क थे वो बढ़ते जा रहे थे। भारतीय व्यापारी वर्ग, हमारी बैंकिंग, बीमा, ऋण प्रणाली, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसे कि आज बैंकिंग व्यवस्था है वैसे पहले भी थी लेकिन कम स्तर पर थी, आज उसका विस्तार हो चुका है, उसके बारे में टॉपिक दिए हुए हैं। किसानों की दशा कैसी थी, स्त्रियों की दशा यहाँ भी आती है। सिख समुदाय एवं खालसा, एक नए क्षेत्र से एक नए जाति के लोगों का क्या होता है भी, एक सिख समुदाय उभरता है, खालसा पंथ का विकास। मुगल साम्राज्यकालीन संस्कृति, फारसी इतिहास का अन्य साहित्य, दिल्ली एवं अन्य धार्मिक साहित्य, मुगल स्थापत्य, मुगल चित्रकला कैसी थी, मतलब जो चित्र वगैरह बनते हैं, स्थापत्य उन्होंने जो स्थापत्य कराए, जो महल मनारे बनवाए, वो प्रांतीय स्थापत्य चित्र अलग अलग क्षेत्रों में, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में प्रांतीय उनकी स्थापत्य, उन्होंने क्या भवन,
आदि बनाए और उनकी चित्रकला कैसी थी, उनका शास्त्रीय संगीत कैसा था और इस काल में हमारे जहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी कैसी थी। 18वीं शताब्दी मुगल साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे। क्षेत्रीय सामंत देश जैसे निजाम का दक्कन, बंगाल, अवध, पेशवा के अधीन मराठा उत्कर्ष कैसे हुआ। मराठा राजकोषीय वित्तीय व्यवस्था उनकी कैसी थी। अलग क्षेत्रीय बोल रहे हैं ना, तो उनकी वित्तीय व्यवस्था और उनका राजकोषीय वो अलग ही सिस्टम था उनका। अफगान शक्ति का उदय और पानीपत का युद्ध कैसे होता है। और ब्रिटिश विजय की पूर्व संध्या में, मतलब कि ब्रिटिश विजय से जब भारत में विजय ब्रिटिश लोग प्राप्त करते हैं, तो उससे पहले हमारी राजनीतिक संस्कृति अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी। ऐसे हमारा फर्स्ट प्रश्न पत्र कंप्लीट होता है और इसके बाद हमारा सेकंड प्रश्न पत्र आता है, इस जिसमें आपको आधुनिक भारत और विश्व इतिहास कंप्लीट करना है। भारत में यूरोप का प्रवेश कैसे होता है। भारत प्रारंभिक यूरोपीय बस्तियां कैसे बसती हैं। पुर्तगाली एवं डच, अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनियां। आपको पता होगा कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश रानी से आज्ञा प्राप्त करके जो हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित होती है और वो जहाँ शासन करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे वो जहाँ के समाज को, जहाँ की अर्थव्यवस्था को और जहाँ के जो संसाधन हैं उनके बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं और फिर लोगों की स्थिति को देखते हुए जहाँ पर आधिपत्य जमाना शुरू करते हैं, तो उनके बारे में बताया गया है। तो आधिपत्य के लिए उनके युद्ध कैसे हुए हैं, ब्रिटिश जो आए थे, और कर्नाटक युद्ध कैसे हुआ, बंगाल अंग्रेज एवं बंगाल के नवाब के बीच संपर्क कैसे फैलता है, सिराज एवं अंग्रेज, प्लासी का युद्ध ये बंगाल वाले के क्षेत्र में हो रहा है सब कुछ। भारत में ब्रिटिश प्रसार कैसे होता है। बंगाल में विजय प्राप्त करने के बाद, बंगाल में जो विजय प्राप्त कर ली ब्रिटिशों ने, तो उसके बाद उसका विस्तार हमारे जहाँ कैसे होने लगता है। बंगाल मीर जाफर, मीर कासिम, बक्सर युद्ध, मैसूर, मराठा, 3 अंग्रेज, ये अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध होने लगते हैं। ब्रिटिश राज्य की प्रारंभिक संरचना कैसी थी, जहाँ से हमारा जो आज हम लक्ष्मीकांत भी पढ़ते हैं, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर में ही जो एक्ट आ जाते हैं, तो राजनीति के बारे में भी जहाँ से कंप्लीट होना शुरू हो जाता है। राजनीति को समझने के लिए पहले जरूरी है कि हम इतिहास को समझे, उसके बाद राजनीति अच्छी तरह से समझेगी। तो ब्रिटिश राज्य की प्रारंभिक संरचना कैसी थी। प्रारंभिक उनकी प्रशासनिक संरचना द्वैत शासन से प्रत्यक्ष नियंत्रण तक, प्रत्यक्ष नियंत्रण मतलब कि जब 1857 तक क्या होता है, जब हमारे जहाँ प्रथम सिपाही विद्रोह होता है, तो हमारा जो शासन है वो डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, वो ब्रिटिश ताज के नीचे होने लगता है, वो करने लगते हैं हमारे शासन, हमारे महाद्वीप पर शासन। पहले तो कंपनी करती थी, लेकिन अब कंपनी का शासन खत्म हो गया है, अब डायरेक्ट ब्रिटिश सीधा शासन हम पर करने लगते हैं। तो इसके बारे में पूछा कि द्वैत शासन से प्रत्यक्ष नियंत्रण तक, रेगुलेटिंग एक्ट, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, मुक्त व्यापार का स्वर एवं ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का बदलता स्वरूप, अंग्रेजी उपयोगितावादी और भारत। आगे है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का आर्थिक प्रभाव। अब ब्रिटिश हमारे जहाँ जो शासन फैलता है, तो उनके हमारे जहाँ भारत उपमहाद्वीप में उसके आर्थिक प्रभाव क्या होते हैं। ब्रिटिश भारत में भूमि, अब उन्होंने अलग अलग बंदोबस्त किए थे, राजस्व बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त, राजस्व प्रबंध का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा। कृषि का वाणिज्यकरण कैसे हुआ, भूमिहीन कृषि श्रमिकों का उदय कैसे हुआ, ग्रामीण समाज का परिशोषण, पारंपरिक व्यापार एवं वाणिज्य का विस्थापन, अणौद्योगिकरण, पारंपरिक शिल्प की अवनति कैसे हुए, जो हमारे इतने समय से पहले जो हमारे जो शिल्प उपकरण बनाने का जो उद्योग वगैरह चले आ रहे थे, वो अचानक खत्म कैसे होने लगे, धन का प्रवाह कैसे होने लगा, भारत का आर्थिक रूपांतरण कैसे, टेलीग्राफ एवं डाक सेवाओं समेत रेलपथ, पंथ एवं संचार जाल, ग्रामीण भीतरी प्रदेश में दुर्गम एवं गरीबी, यूरोपीय व्यापार उद्यम एवं इसकी सीमाएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास, स्वदेशी शिक्षा की स्थिति क्या थी, इसका विस्थापन,
प्राच्यविद आंग्लविद विवाद, भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, प्रेस एवं साहित्य एवं लोकमत का उदय क्या, और आधुनिक मातृभाषा साहित्य का उदय, विज्ञान की प्रगति कैसे हुई धीरे धीरे, भारत में क्रिश्चियन मिशनरी के कार्यकलाप। अगला टॉपिक है बंगाल एवं अन्य क्षेत्रों में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन कैसे फैलने लगे। अब जब इतने टाइम से शासन ही होता आ रहा है, लगातार लोगों को दबाया ही कुचला ही जा रहा है, तो अब लोगों में अपने हितों के लिए लड़ने के लिए जो आग उठती है, अब उसके बारे में जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक शुरू हो रहे हैं। बंगाल एवं अन्य क्षेत्रों में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू होते हैं और साथ में विद्रोह भी होने लगता है। राजा राममोहन राय ब्रह्म आंदोलन, जो हमारे यहाँ आर्थिक स्थिति में जो स्त्री की स्थिति थी, इन सभी को समझते हुए जो हमारे यहाँ कुरीतियां थी उसमें सुधार करने के लिए अलग अलग राष्ट्रवादी उठने लगते हैं। इनमें प्रमुख नाम है राजा राम मोहन राय, ब्रह्म आंदोलन, देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, युवा बंगाल आंदोलन, दयानंद सरस्वती। भारत में सती, आपको पता होगा सती प्रथा क्या थी, विधवा विवाह, बाल विवाह आदि समेत सामाजिक सुधार आंदोलन, आधुनिक भारत की विकास में भारतीय पुनर्जागरण का योगदान। और ये आगे दिए हुए टॉपिक, ब्रिटिश शासन के प्रति भारत की अनुक्रिया। अब जब वो शासन करते हैं, अब जो पहले शासक थे वो शोषण करते थे लेकिन छोटे स्तर पर करते थे। ब्रिटिश ने तो जहाँ का सारा कच्चा माल ही उठाकर हर क्षेत्र का अपने देश में जाना जब शुरू कर दिया, भारत को खंगोलना, भारत को खाली करना शुरू कर दिया, तो फिर जहाँ के जो लोग थे उनमें क्या विद्रोह की भावना पनपी। तो यही टॉपिक है, भारत ब्रिटिश शासन के प्रति भारत की अनुक्रिया क्या होती है। अनेक विद्रोह होते हैं, रंगपुर ढीर, कोल विद्रोह, मालाबार में मोपला विद्रोह, संथाल हुल, नील विद्रोह होता है, आपको पता था बिनील की खेती होती थी तो उसके वो जबरदस्ती करवाई जाती थी, वो हमारे यहाँ होती नहीं थी, तो उसको लेकर विद्रोह हुआ। दक्कन विद्रोह है, फिर मुंडा, और ये सभी असफलता के कारण परिणाम, ये टॉपिक कंप्लीट होते हैं। और फिर आगे भारतीय राष्ट्रवाद के जन्म के कारण, अब क्या होता है भी उनके प्रति विद्रोह होता है और फिर वो भारतीय हम अपना शासन खुद करेंगे। भारतीय राष्ट्रवाद के जन्म के कारक क्या थे, कैसे भारत में एकता की भावना, एक राष्ट्र की भावना, एक देश की भावना कैसे पनप रही थी, उसके बारे में ये टॉपिक है पूरा। संघों की राजनीति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बुनियाद, कांग्रेस का जन्म हुआ, एक संघ कांग्रेस का जन्म हुआ जो पूरे भारतीय महाद्वीप को एक करेगी। निम्नलिखित के संबंध में सेफ्टी वाल्व का पक्ष, प्रारंभिक कांग्रेस के कार्यक्रम एवं लक्ष्य, उन्होंने कैसे लक्ष्य निर्धारित किए। प्रारंभिक कांग्रेस नेतृत्व की सामाजिक रचना, नरम दल एवं गरम दल। नरम मतलब कि अंग्रेजों के साथ ब्रिटिश शासन में ही रहते हुए सब शासन प्राप्त करना, और गरम का दल है कि उखाड़ फेंकना, चलो भी निकलो हमारे देश से। और बंगाल का विभाजन कैसे होता है, फिर बंगाल में स्वदेशी आंदोलन कैसे फैलता है। स्वदेशी आंदोलन के मतलब कि स्वदेशी मतलब कि खुद की चीज़ों को यूज कीजिए, बाहरों को मत अपने देश में आने दीजिए, अपनी मुद्रा की अवनति न होने दे। इसके बारे में विस्तार से फैलाया जा रहा, जागरूकता फैलाई जा रही थी। स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बताने हमें, भारत में क्रांतिकारी उग्रपंथ का आरंभ कैसे होता है। अब नरमी से नहीं समझ रहे थे तो फिर गर्म पंथ कैसे आगे इनका बहुत दृढ़ता के साथ विस्तार होने लगता है। अब आगे हमारे एक महान राष्ट्रवादी गांधी जी का उदय होता है। गांधी के राष्ट्रवाद का स्वरूप कैसा था, गांधी का जनाकर्षण, रोलेट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग। पहले हम शासक के बारे में पढ़ते थे, शासक को 360 डिग्री कवर करते थे। अब हमें क्या करना है, एक एक राष्ट्रवादी को लेना है और उसके बारे में 360 डिग्री कवर करना है। ऐसे गांधी जी के बारे में जैसे दिया है, असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ होने तक की राष्ट्रीय राजनीति। सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 चरण, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, गोलमेज, जैसे कि आपको पता है नेहरू रिपोर्ट जो 13 अप्रैल जो को दी गई थी 1946 को, तो उसी के आधार पर हमारे आज की प्रस्तावना है। नेहरू रिपोर्ट के आधार पर ही हमारी आज की प्रस्तावना का स्वरूप निर्धारित किया गया था। गोलमेज परिषद हुई
जब अब क्या हुआ है अभी जो ब्रिटिशों को पता चलने लगा था अभी एक भारतीय का विद्रोह बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है, तो उन्हें कहीं भारत उपमहाद्वीप छोड़ना न पड़ जाए, तो उन्होंने उनके साथ में संतुलन बैठाने का, समन्वय करने की कोशिश की। तो इसी क्रम में गोलमेज परिषद और राष्ट्रवाद और हुआ। इसके बाद किसान आंदोलन, राष्ट्रवाद एवं श्रमिक वर्ग आंदोलन, महिला एवं भारतीय युवा और भारतीय राजनीति में छात्रों की क्या भूमिका रही का चुनाव तथा मंत्रालयों का गठन, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, वेरन योजना, कैबिनेट मिशन। अब औपनिवेशिक भारत में ये टॉपिक आ गया, संवैधानिक घटनाक्रम, राष्ट्रीय आंदोलन की अन्य कड़ियां। राष्ट्रीय आंदोलन की अन्य कड़ियां, क्रांतिकारी बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, मद्रास, भारत से बाहर वामपंथ, कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर का वामपंथ, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अन्य वामपंथ। इनके बारे में कवर करना है 360 डिग्री। आगे तय अलगाववाद की राजनीति, मतलब कि जो पहले एक होकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, अब उनमें ही अलगाव की स्थिति, एक दूसरे के प्रति विद्रोह की भावना कैसे फैलने लगती है। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सांप्रदायिकता एवं विभाजन की राजनीति कैसे, मतलब कि क्या खेल खेले उन्होंने कि हमारे जो राष्ट्रवादी जो एक हो हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के एक साथ होकर लड़ रहे थे, वो उनमें अचानक में फूट पड़ गई। और सत्ता का हस्तांतरण कैसे होने लगता है, स्वतंत्रता, एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ीकरण, भारत आजाद हो चुका है, भारत और पाकिस्तान का अलग अलग क्या बन चुके हैं, देश बन चुके हैं, एक अलग अलग राष्ट्र बन चुके हैं। और एक राष्ट्र के रूप में अब भारत की स्थिति के बारे में पूछा गया है 1900 उसके इसमें नेहरू की विदेश नीति 1947 से लेकर 64 तक, भारत में और राज्यों का भाषावाद पुनर्गठन। आपको पता होगा कि जो हमारे पोटी श्री रमालू थे उनका 52 डेज आमरण अनशन करते हुए उनका क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो उनका जो जनमत था वो बढ़ने लगा था और इसी के साथ हमारा अपन प्रथम जो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का क्या हुआ था, गठन हुआ था राज्य का। तो ये यही टॉपिक है, भाषावाद पुनर्गठन। क्षेत्रीयवाद एवं क्षेत्रीय असमानता, भारतीय रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ, निर्वाचन की राजनीति में रियासतों के नरेश, राष्ट्रीय भाषा का प्रश्न। आ गया था हमारा 1947 के बाद जाति एवं निर्जाति तक। उत्तर औपनिवेशिक निर्वाचन राजनीति में पिछड़ी जातियां, जनजातियां, दलित आंदोलन, आर्थिक विकास एवं राजनीतिक परिवर्तन हमारे कैसे हुए, बाद का पूरे आजादी के बाद का। भूमि सुधार योजना आपको पता होगा कि हमारे 12 पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई थी यहाँ। तो एक योजना आयोग का भी गठन हुआ था और ग्रामीण पुनर्संरचना की राजनीति, पंचायती राज, उत्तर औपनिवेशिक भारतीय पारिस्थितिकी, पर्यावरण नीति और विज्ञान की तरक्की। अब आता है हमारे विश्व इतिहास, प्रबोध एवं आधुनिक विचार, प्रबोध के प्रमुख विचार कांट एवं रूसो, उपनिवेशों में प्रबोध प्रसार, समाजवादी विचारों का उदय, मार्क्स के समाजवाद का प्रसार। जब विश्व इतिहास पढ़ोगे तो आपके जो टॉपिक जो हैं जो कंप्लीट होते जाएंगे। आधुनिक राजनीति के मूल स्रोत, यूरोपीय राज्य प्रणाली क्या थी, आधुनिक राजनीति की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में है। अमेरिकी क्रांति एवं संविधान, आपको पता है कि जो 18वीं शताब्दी में जो है हमारे 13 उपनिवेशों से अमेरिका क्या हुआ था, 13 उपनिवेश जो अमेरिका के थे वो आज़ाद हुए थे और उन्होंने अपना संविधान बनाया और उसमें फ्रांस के जो सैनिक थे उन्होंने भी उनका साथ दिया था। तो इसके अमेरिका में क्रांति हुई, अमेरिका आज़ाद हुआ, अमेरिका ने अपना संविधान बनाया। अब उनमें राष्ट्रवादी की भावना थी तो वो फ्रांसीसी सैनिकों में भी राष्ट्रवादी की भावना थी। और जब वो अपने देश में वापस आए तो उन्होंने क्या किया कि राष्ट्रवादी भावनाओं को फैलाना शुरू कर दिया।
फिर फ्रांसीसी क्रांति उनके परिणाम अब्राहम लिंकन के संदर्भ में के साथ अमेरिकी सिविल युद्ध एवं दासता का उन्मूलन, जो अमेरिका के ग्राह्य अमेरिका की अंदर की स्थिति है। ब्रिटिश गणतंत्रात्मक राजनीति क्या थी? संसदीय सुधार, मुक्त व्यापारी एवं चार्टरवादी। औद्योगिकरण आने लगा था। अंग्रेजी औद्योगिकरण क्रांति कारण एवं समाज पर उसका प्रभाव क्या पड़ा? अन्य देशों में औद्योगिकरण कैसे हुआ? जब एक क्षेत्र में औद्योगिकरण होता है तो उसके बाहर भी इसका प्रभाव पड़ता है, वो भी औद्योगिकरण करने लगते हैं। यूएसए, जर्मनी, रूस, जापान औद्योगिकरण, भूमंडलीकरण पूरी पृथ्वी पर उसका प्रसार कैसे होने लगता है? राष्ट्र राज्य प्रणाली 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? राष्ट्रवाद, जर्मनी में, इटली में राज्य निर्माण होने लगता है। पूरे विश्व में राष्ट्रीयता के आविर्भाव के समक्ष साम्राज्य का विघटन। राष्ट्रीयता की भावना के कारण अलग अलग विश्व के क्षेत्रों में जब वो विद्रोह होने लगते हैं तो उनके राष्ट्र निर्माण होने लगते हैं और वो अपना संविधान बनाते हैं और अपना शासन खुद चलाने लगते हैं। ये टॉपिक है। और इससे क्या होता है? साम्राज्य का विघटन भी होना शुरू हो जाता है। साम्राज्यवाद में उपनिवेशवाद फैलने लगता है। दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्व एशिया, लातीनी अमेरिका मतलब कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य का क्षेत्र देश हैं वो। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया साम्राज्यवाद एवं मुक्त व्यापार। नव साम्राज्यवाद का उदय कैसे होने लगता है? पहले साम्राज्यवाद सीधा होता था, आओ लूटो और चले जाओ। अब साम्राज्यवाद दूसरे तरह का फैलने लगता है। क्रांति एवं प्रतिक्रांति। 19वीं शताब्दी यूरोपियन क्रांतियाँ क्या हुई? रूसी क्रांति कैसे हुई? फ्रांसीवाद क्रांति कैसे हुई? इटली एवं जर्मनी और चीनी क्रांति। विश्व युद्ध कैसे हुए? दोनों विश्व युद्धों के कारण परिणाम बताने हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो शक्ति का आविर्भाव। आपको पता होगा कि रसिया और अमेरिका दो महाशक्तियां थी दो विश्व युद्धों के बाद। और तृतीय विश्व एवं गुट निरपेक्षता का आविर्भाव। भारत जब आजाद होता है तो भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होता है, ना रशिया के गुट में होता है, ना अमेरिका के गुट में होता है। भारत कहता है मैं तो गुट निरपेक्ष हूँ, गुट से बाहर हूँ, मैं किसी भी गुट में नहीं हूँ। और जब भारत ने ये निर्णय लिया तो उसके समकालीन जो हमारे अलग अलग छोटे जो गरीब देश जैसे दक्षिणी अफ्रीका देश हो गए वो आज़ाद हो रहे थे, तो उन्होंने भी क्या किया? भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य भी देश थे, उन्होंने भी क्या किया कि भारतीय गुट निरपेक्ष में शामिल हुए, वो रशिया या फिर अमेरिकी गुट में शामिल नहीं हुए। और इस तरह तीसरे विश्व गुट निरपेक्षता का आविर्भाव हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ, वैश्विक विवाद। और अब देखो भी जब विश्व में अलग अलग कंट्रीज के बीच में विवाद उत्पन्न होने लगते हैं, जैसे हमारे देश में न्यायालय है किसी भी विवाद को निपटाने के लिए, तो इसी तरह विश्व में भी संघ बनने लगे वैश्विक ठीक है विवादों के लिए। और औपनिवेशिक शासन से मुक्ति। लातिनी अमेरिकी बोलीवर ये उनके बारे में उनकी स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। औपनिवेशिक और अल्प विकास के बाध्यकार का लातिनी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप का एकीकरण कैसे हुआ? युद्धोत्तर स्थापनाएं, नाटो एवं यूरोपीय समुदाय, यूरोपियन कम्युनिटी। उन्होंने अपने यूरोप जो महाद्वीप है उसके विकास एवं उसके विस्तार के लिए उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति आदि को मजबूत करने के लिए अलग अलग के संघों क्या किया? निर्माण किया, मतलब कि उनकी स्थापना की। यूरोपीय समुदाय एवं उनका सुदृढ़ीकरण का प्रसार और यूरोपीय संघ, जैसा कि मैंने आपको बताया। सोवियत यूनियन का विघटन एवं एक ध्रुवीय विश्व का उदय। आपको पता होगा कि अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो गुट थे, एक रशिया और दूसरा अमेरिका गुट। अब रसिया का क्या होता है? अभी 1990 में आते आते क्या हो जाता है? उनका विघटन हो जाता है और फिर एक ही बचा गुट पूरे विश्व पर अपनी धावा ठोकने वाला, वो बचा अमेरिका। तो सोवियत यूनियन का विघटन हो चुका था एवं एक ध्रुवीय विश्व का उदय हो गया। सोवियत साम्यवाद एवं सोवियत यूनियन के निपात तक पहुंचने वाले कारक क्या थे? पूर्वी मतलब कि उसका विघटन कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्या कारण थे उसके पीछे, रसिया के विघटन के पीछे? पूर्वी यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन कैसे होने लग गए थे? 2001 तक का घटनाक्रम पूछा गया। शीत युद्ध का अंत एवं अकेली महाशक्ति के रूप में यूएसए का। तो शीत युद्ध क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां थी, एक रशिया और एक अमेरिका। अब जब रशिया 10 एटम बनाता था तो अमेरिका कहता था मैं 30 बनाऊंगा। एक दूसरे को डरा रहे थे, युद्ध कोई भी नहीं चाहता था क्योंकि अपने नागरिकों और अपनी भूमि का नाश या अपने संसाधनों का नाश कोई भी कंट्री नहीं चाहता। तो यही था शीत युद्ध। दोनों एक दूसरे पर
आक्रमण नहीं करना चाहते थे, लेकिन धावा, डरा कर धमका कर रखने वाली स्थिति यही है शीत युद्ध, जो कि 1990 में जाकर खत्म हुई जब रशिया का विघटन हो गया। तो इसी के साथ शीत युद्ध का अंत एवं अकेली महाशक्ति के रूप में यूएसए का क्या हुआ, उत्कर्ष हुआ। आदि इतने टॉपिक दिए हुए हैं और इसके साथ हमारा जो हिस्ट्री ऑप्शनल का जो सिलेबस है जो है कंप्लीट होता है। आपको अभी इसे कंप्लीट करने के लिए मैं आपको बुक लिस्ट बताती हूँ, आपको बुक्स कैसे कौन-कौन सी यूज़ करनी है। आप बिल्कुल ही लो लेवल से, ज़ीरो लेवल से उठना चाहते हैं, आपको ज़ीरो लेवल से ही उठना चाहिए। आपको बेस अपना मजबूत करना चाहिए, तो इसके लिए आप 6th क्लास की प्राचीन भारत, उसके बाद आप रामशरण शर्मा की प्राचीन भारत और फिर मणिकांत सर के नोट्स कर सकते हैं। मध्यकालीन भारत के लिए आप 7th क्लास एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद आप सतीश चंद्र की मध्यकालीन बुक कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद आप ज़्यादा और कवर करना चाहते हैं तो आप मणिकांत सर के नोट्स कर सकते हैं। इसके बाद आप आधुनिक भारत के लिए आप 8th क्लास एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद आधुनिक भारत बिपिन चंद्रा की बुक कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद मणिकांत सर के नोट्स कंप्लीट करें। विश्व इतिहास के लिए आप 9th और 10th एनसीईआरटी कर सकते हैं और उसके बाद मणिकांत सर के नोट्स कर सकते हैं। आप यदि मणिकांत सर के नोट्स ना भी करें तो भी आप हिस्ट्री ऑप्शनल में एक अच्छे अंक ला सकते हैं गहन अध्ययन के साथ। लेकिन यदि आप और विस्तार से करना चाहते हैं और करते हैं तो आप अच्छे और अंक प्राप्त करना चाहते हैं, ज़्यादा मेहनत करने का आपके पास टाइम है तो आप मणिकांत सर के नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको जो हमने आपको बुक्स लिस्ट बताई है वो सारी कवर करवाएँगे। पहले हम आपका बेस क्लियर करेंगे, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक्स और हम आपको मणिकांत सर के नोट्स तक कवर कराएँगे। साथ में हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाएँगे। नोट्स आपको खुद नोट्स जो यूपीएससी स्टूडेंट द्वारा जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाएँगे और साथ में हम आपको इसके जो क्वेश्चन वगैरह है वो बीच में आपके रिवाइज़ करने की भी कोशिश करेंगे। यदि आप अच्छे से हर टॉपिक को क्लियर करते हुए चलते जाते हैं, धैर्य के साथ करते जाते हैं, तो आप यूपीएससी फर्स्ट टाइम में भी क्रैक कर सकते हैं। माध्यम का कोई फ़र्क नहीं है, भले वो इंग्लिश हो, भले वो हिंदी हो। अब कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं अभी वो कोचिंग लेते हैं, उन्हें कोचिंग चाहिए। तो मेरे हिसाब से कोचिंग लेना हर किसी के अलग-अलग थॉट होते हैं, वो अपनी अलग-अलग प्रोसेस वो अपनी जानते हैं कि वो किस टॉपिक को कितना कवर कर सकते हैं, किस तरह कवर कर सकते हैं। कुछ कोचिंग से करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो खुद कर सकते हैं। मेरा सुझाव आपको ये है कि यदि आपको पढ़ने से समझ आता है और आप उसे कवर कर पा रहे हो, तो आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। यह प्रयास हम आर्थिक स्थिति से कमज़ोर लेकिन लगन और मेहनत करने वाले बच्चों के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके साथ हम आपको यूपीएससी का हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए जो दूसरी ऑप्शनल के अलावा जो दूसरी बुक्स होती हैं जैसे राजनीति के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए और एथिक्स के लिए, निबंध के लिए और वो भी हम आपको कंप्लीट करवाएँगे धीरे-धीरे। तो आशा है कि आपको हमारे यह प्रयास अच्छा लगा और आपको अच्छे से आज जो हमारा टॉपिक्स था हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस समझना वो आपको समझ आया और इसके लिए आपको कौन सी बुक्स खरीदनी है और कैसे कंप्लीट करना है ये हमने आपको बताया आपको ये समझ आया होगा। इसके साथ हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत।